इनकी वजह से वो वीडियो बीच में रुक गया था, तो इसका सेकंड पार्ट ही है ये। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ चुके थे हम लोग। ये पढ़ रहे थे कांग्रेस के अंदर अलग अलग विचार। ठीक है, तो कांग्रेस 1919 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा इस प्रांतीय परिषद के चुनाव में भाग लेना चाहती थी, क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि परिषद के अंदर ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना महत्वपूर्ण है। CR दास, मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के अंदर स्वराज पार्टी का गठन किया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्र को तर्क दिया। वर्ष 1920 के अंत में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार बदल गया। भारतीय अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जो इकोनॉमिक्स कंडीशन होती है, जिसका प्रभावी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी पर पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप, थोड़ा मैं जूम कर दे रही हूँ, ठीक है, क्लियर दिखाई देगा, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि मूल्य 1926 में गिरने लगा। वर्ष 1930 के बाद पूर्ण रूप से धाराशाही हो गया। जो कृषि का मूल्य था 1926 में गिरने लगा, मतलब जो उनकी कीमत थी गिरने लग गई, और 1930 के बाद पूर्ण रूप से धाराशाही हो गई। फिर साइमन कमीशन का गठन। साइमन कमीशन जॉन साइमन के अंतर्गत गठित किया गया। किसके अंतर्गत गठित था? जॉन साइमन के अंतर्गत। इसका उद्देश्य भारत के संवैधानिक व्यवस्था के कार्य की समीक्षा करना और सुझाव देना था। इसका उद्देश्य क्या था? संवैधानिक व्यवस्था के कार्य की सुरक्षा करना और सुझाव देना था। भारतीय नेता ने इसका विरोध किया क्योंकि इसमें कोई भारतीय नहीं था। भारतीय नेता ने इसका विरोध किया क्योंकि इसमें कोई भारतीय नहीं था। साइमन कमीशन वर्ष 1928 में भारत आया। साइमन कमीशन जो है वो वर्ष 1928 में भारत आया था, जिसका विरोध कांग्रेस और मुस्लिम लीग सहित सभी दलों ने किया था। जिसका विरोध किसने? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सभी दलों ने किया था। साइमन कमीशन के विरोध में पुलिस की लाठियों पर प्रहार से लाला लाजपत राय शहीद हो गए थे। तो लाला लाजपत राय की मौत कैसे हुई थी? साइमन कमीशन में हुई थी। साइमन कमीशन के विरोध के टाइम हुई थी, पुलिस की लाठियों के प्रहार से, मतलब पुलिस ने लाठी चार्ज किया, उसके प्रहार से वो शहीद हो गए। थोड़ा सा दुख हो रहा पढ़ते वक्त भी। पूर्ण स्वराज की मांग। अक्टूबर 1929 में लॉर्ड इराविन ने भविष्य में संविधान पर चर्चा करने के लिए गोलेमेज सम्मेलन की घोषणा की। अक्टूबर 1929 में लॉर्ड इराविन ने भविष्य के संविधान पर चर्चा के लिए गोलमेज सम्मेलन की घोषणा की। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकार कर लिया। मतलब एक बार फिर से रिपीट कर, दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, पूर्ण स्वराज की जो मांग थी उसको लिए स्वीकार की गई। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया गया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाया गया। नमक यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी ने वायसराय इराविन से 11 मांगों का आग्रह किया था। इन मांगों में नमक कर को समाप्त करने की मांग शामिल थी। तो महात्मा गांधी वायसराय इराविन से 11 मांग की थी, इन मांगों में एक नमक कर को समाप्त करने की मांग भी शामिल थी। नमक कर, इसके उत्पादन पर सरकार के एकाधिकार को गांधी जी ने ब्रिटिश शासन को क्रूर पक्ष बताया था। नमक कर और इसके उत्पादन पर सरकार एकाधिकार को गांधी जी के ब्रिटिश शासन पर क्रूर पक्ष बताया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायी के साथ गुजरात के तटीय शहर दांडी के लिए साबरमती आश्रम में अपनी यात्रा शुरू की। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे और उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। उन्होंने समुद्री पानी को उबालकर नमक बनाना शुरू किया। इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। इस आंदोलन के अंतर्गत विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों का विरोध किया गया, किसानों में राजस्व और चौकीदार को कर देने से इनकार कर दिया।
गांवों के अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। कई स्थानों पर वन कानून का उल्लंघन किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन। इस आंदोलन को बंद करने के लिए सत्याग्रहियों पर हमला किया गया था तथा करीब 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अब्दुल गफ्फार खान को वर्ष 1930 में गिरफ्तार किया गया था। पॉइंट नंबर 2, महात्मा गांधी के हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए 5 मार्च 1931 को इराविन के साथ एक समझौता करके आंदोलन को बंद करने का निर्णय लिया गया था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को इराविन के साथ एक समझौता करके आंदोलन को बंद करने का निर्णय लिया गया। पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन। दिसंबर 1931 में गांधी जी ने गोल मेज सम्मेलन के लिए लंदन गए, जहां उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः शुरू किया तथा यह आंदोलन 1 वर्ष तक जारी रखा गया। वर्ष 1934 में इस आंदोलन का प्रभाव कम हो गया था। विभिन्न समूहों के लिए आंदोलन का अर्थ। विभिन्न समूहों के लिए स्वराज का अर्थ अलग था, जो निम्नलिखित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गुजरात के पाटीदारों और उत्तर प्रदेश जाट जैसे समृद्ध किसान समुदाय सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थक थे। ग्रामीण क्षेत्र के गुजरात के पाटीदार, उत्तर प्रदेश के जाट जैसे समृद्ध किसान सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थक थे। व्यावसायिक हितों को एकजुट करने के लिए वर्ष 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस, वर्ष 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ का निर्माण किया गया। डीजी बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर जैसे उद्योगपति ने उपनिवेशिक नियंत्रण के विरुद्ध आवाज़ उठाई। किसने? जीडी बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर जैसे उद्योगपतियों ने उपनिवेशिक नियंत्रण के विरुद्ध आवाज़ उठाई। इस आंदोलन में उच्च जातियों की महिला शामिल थी। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में संपन्न परिवार किसान की महिलाएं शामिल थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं। स्वराज्य का अवधारण के लिए सभी सामाजिक समूहों को प्रभावित किया गया था। एक समूह अस्पृश्यों का था, जो खुद को 1930 के दशक के दौरान दलित कहने लगा। गांधी जी ने दलित को हरिजन बताया, जिन्होंने कहा अस्पृश्यता को समाप्त किया बिना स्वराज्य की 100 साल तक स्थापना नहीं की जा सकती। उन्होंने क्या कहा था कि अस्पृश्यता को समाप्त किए बिना स्वराज्य की 100 साल तक स्थापना नहीं की जा सकती। दलितों की मांग। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने शैक्षिक संस्थानों से आरक्षित सीटों और अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की, जिसमें विधायी परिषदों ने दलित सदस्यों को चयन किया जा सके। अम्बेडकर ने दलित को वर्ष 1930 में अवसादग्रस्त वर्गों के संघों में संगठित किया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग के कारण दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के मतभेद हुए। जब ब्रिटिश सरकार ने अम्बेडकर की मांग को स्वीकार किया तो महात्मा जी ने इसका विरोध किया। हालांकि अम्बेडकर ने अंततः गांधी जी के विचारों को स्वीकार कर लिया। इसके परिणाम स्वरूप सितंबर 1932 में पुनः समझौते पर हस्ताक्षर हुए। हिंदू मुस्लिम संघर्ष। 1920 के दशक में मध्य मुस्लिम लीग, कांग्रेस, हिंदू महासभा और सभा जैसे राष्ट्रवादी संगठन एक दूसरे के काफ़ी समकक्ष थे। बाद में इसके आपसी संबंध खराब होते चले गए। वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल ने हिंदू मुस्लिमों के लिए अलग अलग मतदान की मांग की। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद।
कांग्रेस और मुस्लिम के बीच मतभेद केवल भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व कराने का था। मुस्लिम नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 शर्तों पर अलग निर्वाचन की मांग छोड़ने के लिए तैयार थे। केंद्रीय सभा में मुस्लिमों को आरक्षित सीटें दी जाएं और प्रतिनिधित्व मुस्लिम वर्चस्व वाले प्रांतों बंगाल और पंजाब की आबादी के लिए अनुपात में हो। M.R. जयकार की अगुवाई में हिंदू महासभा में अत्यधिक विरोध के कारण यह मुद्दा हल नहीं हो पाया। सामूहिक एकता की भावना। भारत माता की छवि 1870 के दशक में पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। तो भारत माता की छवि कब बनी थी? 1870 में पहली दशक में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। उन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा था। बाद में यह गीत आनंद मठ ने शामिल किया गया था, जो बाद में स्वदेशी आंदोलन के दौरान गाया गया था। भारत माता की छवि को पहली बार अवनिंद्रनाथ टैगोर ने विचित्रित किया था। बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर और मद्रास में नटेशा शास्त्री ने लोक कथाओं और गीतों का संग्रह किया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में तिरंगा ध्वज फहराया गया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में तिरंगा ध्वज तैयार किया गया था। इसमें 8 प्रांतों के प्रतिनिधि किया गया था। एक अर्धचंद्र को हिंदू मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाया गया था। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी ने स्वराज्य ध्वज को तैयार किया। यह एक तिरंगा था जिसके केंद्र में एक चरखा 2 पहिया थे, जो गांधी जी के आदर्श के प्रतिनिधित्व करता था। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर था जो 2 पार्ट्स में कंप्लीट हुआ है। और कहो तो मैं इसके जो ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर है वो भी करा दूं, और बाकी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट पार्ट में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट पार्ट में ही पढ़ते हैं सब कुछ हम, ठीक है।